नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। लखनऊ विधानसभा से आज का सबसे चर्चित बयान सामने आया है। विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया ने सदन में कहा कि भारत आज सेक्युलर इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बहुल देश है। उन्होंने कहा कि पार्टियां और नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन देश के लिए दृष्टिकोण और सोच स्थायी बनी रहनी चाहिए। राजा भैया ने आतंकवाद को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने अमरनाथ यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां दर्शन कराने के लिए करीब 80,000 सैनिक तैनात रहते हैं। उन्होंने सवाल किया है कि यदि ये सैनिक ना हो तो क्या श्रद्धालु सुरक्षित दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने पहलगाम की घटना का भी जिक्र किया, जहां हिंदू धर्म की पहचान के कारण एक निर्दोष की हत्या कर दी गई। राजा भैया ने आगे कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका श्रेय बहुसंख्य हिंदू समाज को जाता है, जिसने हमेशा लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत किया है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना बदलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या किसी और देश ने अपनी प्रस्तावना में ऐसा किया है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंदिरों को छोड़ किसी भी धार्मिक स्थल से पैसे नहीं लिए जाते। राजा भैया ने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आस्तीन में सांप नहीं पाले जाते, यानी देश के लिए खतरनाक तत्वों को बढ़ावा नहीं दिया जाता। उनके इस बयान ने सदन में हलचल मचा दी है और विपक्षी विधायकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आभार। और आपने हमेशा बराबरी का व्यवहार किया है, तो हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि जैसे 10 मिनट 11 मिनट आप लोग बोले तो आपसे किसकी बराबरी हो सकती है? ठोक देते हैं तो अब लड़खड़ा जाएंगे। आपसे किसकी बराबरी हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती। माननीय नेता सदन ने विजन डॉक्यूमेंट पे ये 24 घंटे का ऐतिहासिक चर्चा करा करके ये पूछना चाहा है हम सभी लोगों से। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि 2047 में जब हमारा देश अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा हो तो हमारा देश कैसा दिखना चाहिए, हमारा देश कैसा होना चाहिए, इस विषय में उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्यों की क्या राय है, क्या सलाह है। इस निमित्त ये विशेष आह्वान किया गया है। श्रीमान, कल से हम सभी लोग देख रहे हैं, बहुत से माननीय सदस्य तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये बजट पे बोल रहे हों या धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे हों। हम लोगों को अपनी राय देनी है, अपने सुझाव देने हैं। वो सुझाव यदि मानने लायक हुआ तो मानेंगे, नहीं मानने लायक हुआ कोई बात नहीं। इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में नई तकनीकें आ रही हैं, उसमें हम कैसे आज विश्व के साथ खड़े रहें। आज हमको अपने अंदर सुधार क्या करना है, व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाना है, कैसे हम विश्व के अग्रणी देशों में अपनी गिनती कराएं, कैसे हम विश्व गुरु बने जो कि पहले भारत था। इस विषय में सुझाव देने के बजाय लोगों की आवाज़ आती है कि साहब 47 की बात छोड़ दीजिए, 2027 में हम आ रहे हैं। अरे कहीं मोदी जी ने कहा है क्या कि 2047 में हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, या नेता सदन ने कहा है क्या कि 2047 में हम मुख्यमंत्री रहेंगे? पार्टी और नेता आएगी जाएंगी, राष्ट्र का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हमारे देश की उन्नति हो सके और हम एक विश्व के अग्रणी राष्ट्र में अपनी गिनती करा सके। इसलिए ये सदन श्रीमन, आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा जो बाहर से भी है और अंदर से भी है वो है आतंकवाद का। आतंकवाद इतना नित्य प्रयोग किया जाने वाला शब्द है कि हम इसको हल्के में लेने लगे। कल्पना करें, अमरनाथ जी दर्शन करने यदि कोई भक्त जाता है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, 80,000 सैन्य बल लगते हैं सुरक्षा देने के लिए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं अगर वहां सेना और अर्धसैनिक बल न हो तो जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, क्या वो दर्शन कर सकते हैं? उनके साथ आतंकवादी क्या व्यवहार करेंगे और जो व्यवहार करेंगे क्या जाति पूछकर करेंगे?
अभी हाल में पुलवामा हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है, हम सभी लोग इसके गवाह हैं। कलमा जानते हो, कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाए, वस्त्र उतार करके, लिंग देख करके ये निर्धारित किया गया कि ये हिंदू है, और हिंदू देख करके मारा गया। वहां किसी ने जाति नहीं पूछी। किसी भी चीज का बंटवारा हो, चाहे वो घर का हो, संपत्ति का हो, व्यापार का हो, अगर आप बांटेंगे तो उसको कमजोर करेंगे। श्रीमान, भारत सबसे बड़ा विश्व का आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय इसमें जाता है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज यहां रहता है। जिन देशों में संविधान लागू है, विश्व के जिन देशों में संविधान लागू है, जहां राजतंत्र है, सुल्तान है बैठे या कोई तानाशाह है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जिन देशों में संविधान लागू है, समय के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन होते रहते हैं। लेकिन जिन देशों में संविधान लागू है, क्या कहीं उसका प्रिएम्बल, क्या कहीं उसकी प्रस्तावना बदली गई है? विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां प्रस्तावना ही उठा के बदल दी जाए। संविधान शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू जी, कृपलानी जी, ऐसे ऐसे विद्वानों ने मिलकर के हमारे संविधान की रचना करी, और उसकी प्रस्तावना को ही 1976 में इमरजेंसी में, आपातकाल में, एक झटके में, जब देश में लोकतंत्र नहीं था, बदल दिया गया। इवन बाबा साहब अंबेडकर उस वैद्य की तरह हैं जो एक बहुत बड़ा वैद्य कोई औषधि दे। अब आप पहुंच जाइए बीच में कि नहीं साहब इनसे बड़े तो हम वैद्य हैं, इन्होंने क्या कहा, ये गर्म पानी के साथ लेना है, गर्म नहीं ठंडे दूध के साथ लो। कहने इसमें क्या है, कहने इसमें अदरक मिला दो, इसमें क्या है, लहसुन प्याज मिला दो। तो जो वैद्य ने दवा दी है उसकी तो ऐसी तैसी हो गई। इतने बड़े, और 2047 में सबसे जरूरी है भारत की जनता को जागरूक करना। लोकतंत्र के साथ जब भी कुठाराघात होता है, जब भी उपहास होता है लोकतंत्र का, जनता को बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ता है। नेता कितना भी मजबूत हो, राष्ट्र कितना भी मजबूत हो, लेकिन राष्ट्रवासी वो जागरूक हों, मुखर हों। और इसके पीछे शिक्षा प्रणाली एक बहुत बड़ा कारण है। मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हमको हीन भावना सिखा दी है। आज हमारे गुरुकुल बंद हो गए हैं। धीरे धीरे ये प्रयास हो रहा है कि हमारा गौरवशाली इतिहास आज हमारे बच्चों तक पहुंचे, और उसके लिए इंटरनेट जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रीमान, भारत में लगभग हर प्रमुख धर्म का व्यक्ति रहता है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन किसी भी जैन हैं, किसी भी अन्य धर्मानुयायी के धर्म स्थल से पैसा नहीं लिया जाता है। कहीं आपने सुना है मस्जिद से पैसा ले रही है सरकार, चर्च से पैसा ले रही है सरकार? लेकिन 4 लाख के ऊपर हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है, और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है। जो भक्त जाता है, जो दर्शनार्थी जाते हैं, वो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण करते हैं। सरकारी नियंत्रण मंदिरों पर से हटना चाहिए। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से अपनी ये बात पहुंचाना चाहेंगे श्रीमान। और हमारा स्पष्ट मानना है, लोगों ने जापान की तुलना करी कि साहब जापान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, और जापान हो, यूरोप के कई देश हों, उनके साथ सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? उन्होंने अपने आस्तीन में सांप नहीं पाले हुए हैं। हमारे आस्तीन में इतने सांप हैं कि हम अपने घर के सांपों से लड़े कि बाहर के दुश्मनों से लड़े। आपका इशारा हो गया श्रीमन, 2 मिनट। बहुत अच्छे हो, इशारा समझते हो। अंग्रेज जब भारत में आए, उसके पहले हमारी जीडीपी विश्व के जीडीपी के 30% से अधिक थी। पूरा व्यापार हम करते थे, और जब गए तो लगभग 1-1.5% बचे थे। हम कंगाली पे आ गए थे।
अंग्रेज जब आए तो 60 से 70 हजार अंग्रेज सैनिक थे कुल, और उस समय अविभाजित भारत की आबादी 60 करोड़ थी। 1857 की गदर के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद, वो संख्या अंग्रेज सिपाहियों की 80,000 से 1 लाख हो गई। आप कल्पना करें, 60 करोड़ लोगों पर 1 लाख अंग्रेज सैनिक हुकूमत करते रहे, हमारा खून चूसते रहे। क्यों? क्योंकि हम मौन रहे, हम निष्क्रिय रहे। और आज़ादी के बाद भी हमको अहिंसा का एक ऐसा पुट पढ़ा दिया गया कि अहिंसा परमो धर्मा। हाँ ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति है अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं श्रीमन। और कुंभ की चर्चा आई तो कुंभ में मैंने प्रवास किया श्रीमन। देश विदेश में कुंभ की चर्चा हुई, प्रशंसा हुई, और एक छोटे से छोटे सफाई कर्मी से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारी ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। मैं समझता हूं कि इतने बार तुम माननीय नेता सदन गोरखपुर नहीं गए होंगे जितनी बार प्रयागराज गए हैं। सुबह न देखा न शाम देखा, हमेशा पहुंचते रहे। और अद्भुत व्यवस्था, 60 करोड़ के ऊपर श्रद्धालुओं ने पतित पावनी मां गंगा में स्नान किया। इतना बड़ा जमावड़ा सनातनियों का, लेकिन कहीं ये नारा सुनने को मिला कि साहब इस मजहब के, इस धर्म के लोगों को हम नहीं रहने देंगे। कहीं किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे मजहब के किसी धर्म स्थल को कोई नुकसान पहुंचाया गया? एक नारा कहीं लगा? यही सनातन की, यही हिंदू धर्म की महानता है। और श्रीमन, भारत इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है, सनातन बाहुल्य है। हम 2047 में विजन में जो योगदान देना चाहते हैं, हम इस महान सदन के आदरणीय सदस्यों के माध्यम से जो सलाह पहुंची है, उस सलाह में अपनी अंतिम एक बात अवश्य जोड़ना चाहेंगे कि कृषि भूमि हमारे देश में कम हो रही है, नगरों का, गांवों का निर्माण हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, सड़कें निकाली जा रही हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन हमारी कृषि भूमि में कमी हो रही है। इस चिंता को भी ध्यान में रखें और इस सदन के माध्यम से माननीय जो नीति निर्धारक हैं, जो केंद्र में बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो भी अवगत हों। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। प्रदेश की राजनीति और विधानसभा की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अहम खबर छूट ना पाए।